नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून। तो ये कब मनाया गया? इसका जो सही आंसर है ये है 27 जून। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई ये क्या चीज़ है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। और जो एमएसएमई दिवस जो 2021 में जो मनाया गया है, हर साल जो भी सम्मेलन होते हैं हर चीज़ के लिए कोई ना कोई थीम रखी जाती है। तो इस साल की इसकी जो 2021 की जो थीम है, द की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, यह है इसकी एमएसएमई दिवस 2021 की थीम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेबीज मुक्त घोषित हुआ है? रेबीज मुक्त घोषित हुआ है। तो रेबीज, अब ये रेबीज क्या होता है? रेबीज एक वायरस है जो आपने देखा हो, जैसे कि जो कुत्ते, बंदर, इनमें जो वायरस पाया जाता है ये रेबीज वायरस होता है। तो ये रेबीज मुक्त जो घोषित किया गया है, ये कौन सा राज्य घोषित किया है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये किया गया गोवा को। गोवा में अभी हाल ही में कुछ समय से यहाँ पर रेबीज का एक भी केस नहीं आया है, इसीलिए गोवा को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया। ये रेबीज में होता क्या है? जैसे कि कुत्ता काट लेता है तो कुत्ते में ये रेबीज वायरस ऑलरेडी उसमें उपस्थित होते हैं। तो जैसे ही वो कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो ये वायरस उसमें आ जाते हैं। और उसके वायरस, जो रेबीज वायरस होता है, वो जैसे ही मनुष्य में आते हैं तो कुत्ते काटने के बाद तो रेबीज से क्या होता है कि जैसे कि मनुष्य को पानी यानी कि जल, पानी से डर लगने लगता है। और जल, इसी वजह से, इस डर की वजह से इसको, इसका दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। जल वित्ती, हाइड्रोफोबिया, रेबीज, इस बीमारी को ये नाम भी दिए जाते हैं। यानी कि ये कुत्ते के काटने से, कुत्ता, बंदर, इनके काटने से ये बीमारी हो जाती है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, जियो, जो रिलायंस जियो है, जियो ने भारत में 5G सर्विस के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जियो जो कंपनी है उसने 5G सर्विस देने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन है BSNL, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। तो ये इसने किसके साथ समझौता किया? इसका जो सही आंसर है गूगल। तो जो जियो है ना, जियो कंपनी ने, अब इस समय जो है 5G क्रांति चल रही है भारत में, हर हर कंपनी अपनी 5G सर्विस के लिए मेहनत कर रही है। तो उसने, जैसे कि पिछली पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि एयरटेल ने भी समझौता किया है। एयरटेल ने 5G सर्विस के लिए टाटा ग्रुप के साथ समझौता किया है। और उसी तरह ये जियो है, इसमें जियो ने जो समझौता किया है ये गूगल के साथ समझौता किया है। गूगल की बात हो रही है तो गूगल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया, USA यानी कि अमेरिका में स्थित है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई। गूगल के जो संस्थापक हैं लैरी पेज हैं। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट किसने लॉन्च की? जो नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद जो गहलोत हैं केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट लॉन्च की गई। जैसे कि आपको पता ही होगा, नशे के बारे में हम सब जानते हैं कि आपने देखा होगा, मनुष्य अलग अलग प्रकार से नशा करता रहता है और उससे अपने शरीर को बर्बाद करता है। और इससे ऐसा ही नहीं खुद का शरीर बर्बाद हो, इससे घर की सुख शांति भी नष्ट होती है। तो मैं यही विनती करना चाहूँ, जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो उनसे सबसे यही कहूँगा, कृपया नशे से दूर रहें और अपने घर वालों को भी इससे दूर रखने की कोशिश करें। अब थावरचंद गहलोत की बात हो रही है तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थावरचंद गहलोत हैं सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। और जो थावरचंद गहलोत हैं ये मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा से सांसद चुने गए हैं। और इनका जो जन्म स्थली है इनका, ये उज्जैन का नागदा शहर है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, देश में पहली बार एयरपोर्ट के किस स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया है? जो ड्रोन होते हैं आजकल आपने देखा हो, ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में किया जा रहा है। जैसे आतंकवादियों को छोटी छोटी सामग्री भेजने में भी इसका
इस्तेमाल किया जा रहा है। पड़ोसी देश बॉर्डर पर निगरानी रखने में इसका इस्तेमाल करते हैं ड्रोन का। इसके अलावा साथ ही इसमें छोटी छोटी विस्फोटक सामग्री भर के आसपास के एरिया में इनके द्वारा विस्फोट भी किए जा रहे हैं। तो ड्रोन इस समय तो भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट जो एयरबेस स्टेशन होते हैं इंडियन एयरफोर्स के, उस एयरपोर्ट स्टेशन पर हमला किया गया है ड्रोन से पहली बार। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर हमला किया गया? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो किस एयरपोर्ट स्टेशन पर हमला किया गया? इसका जो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इस समय अभी हाल ही में ड्रोन द्वारा हमला किया गया है। यहाँ पर 2 हमले किए गए हैं, यानी कि जस्ट 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पर 2 हमले विस्फोट किए गए इन ड्रोन के द्वारा। जो भी ये विस्फोटक सामग्री भेज के इनके द्वारा किए गए। अब ये किसने भेजे, कहाँ से आए, ये चीज़ अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसकी जो जांच के लिए जो NIA है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको इसकी जांच सौंपी गई है। देखते हैं क्या होता है उसके बाद। अभी तो फिलहाल वो NIA इसकी जांच कर रही है। अगला और 6वां प्रश्न है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी? ऑप्शन है किरेन रिजिजू, कर्णम मल्लेश्वरी, PT उषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है कर्णम मल्लेश्वरी। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये ओलंपिक की यानी पूर्व ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीत चुकी हैं। और ये किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो ये भारोत्तोलक, इंग्लिश में इसे वेट लिफ्टिंग कहते हैं। तो ये वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीत चुकी हैं। इसमें 2 ऑप्शन और दे रहे हैं। किरेन रिजिजू जो हैं इस समय भारत के केंद्रीय खेल मंत्री हैं। और तीसरा ऑप्शन है PT उषा। और PT उषा को तो आप जानते ही हो, जिन्हें हम उड़न परी के नाम से कहते हैं, यानी भारतीय धाविका हैं जिन्हें हम उड़न परी के नाम से जानते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भारत के लिए ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पदक जीता। और इनको जो कुलपति बनाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, कर्णम मल्लेश्वरी को इनको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति घोषित किया गया। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में सब तो टॉप पर कौन सा देश रहा है, यानी कि सबसे शांत देश कौन सा है? ऑप्शन है भूटान, आइसलैंड, भारत, सोमालिया। तो इसका जो सही आंसर है ये है आइसलैंड। आइसलैंड एक छोटा सा देश है, इसलिए लगभग ये शांत देश में टॉप पर रहा है। अब इसमें अपना देश भारत कहाँ रहा है इस लिस्ट में? तो देखते हैं। यह जो इंडेक्स जारी किया गया था, इस इंडेक्स में 163 देशों को शामिल किया गया, यानी कि यह इंडेक्स 163 देशों पर शामिल करके जारी किया गया, जिसमें प्रथम आइसलैंड रहा है और अपना देश भारत का स्थान इसमें 135वां है, जो कि बहुत ही खराब प्रदर्शन है। यानी 163 देशों में से 135वें नंबर पर आया है भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अगला और 8वां प्रश्न, हाल ही में सत्येन वैद्य को किस राज्य के अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया? सत्येन वैद्य को अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो यह किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़। तो यह किस में किया गया? इसका जो सही आंसर है यह है हिमाचल प्रदेश। तो सत्येन वैद्य को हिमाचल प्रदेश का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने उज्ज्वला योजना के तहत 100% घरों तक LPG गैस कनेक्शन का वितरण किया है। यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला योजना, यानी जिसमें LPG गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जा रहे थे, जो योजना शुरू की गई थी, इस योजना के तहत भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना जिसने लगभग 100% घरों तक गैस कनेक्शन पहुँचाया। हिमाचल प्रदेश ने 2020 का ई-पंचायत पुरस्कार जीता। ई-पंचायत पुरस्कार जो पंचायत के लिए आपने देखा इस समय हर चीज़ के लिए ई-पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ई-पंचायत का जो पुरस्कार है हिमाचल प्रदेश ने जीता। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अगला 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सरकार ने फेम 2 चरण को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो फेम 2 चरण को बढ़ाने का फैसला कब तक किया? ऑप्शन है 2024, 2025, 2030 या 2022। तो इसको बढ़ाने का फैसला कब तक का किया गया? इसका जो सही आंसर है 2024। अब ये फेम है क्या? FAME क्या चीज़ है ये?
तो फेम का मतलब होता है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फेम का ये फुल फॉर्म होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे नाम में ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि आपने देखा होगा इस समय पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ती जा रही है, उसके साथ ही साथ हमारे इन चीज़ों के पेट्रोलियम पदार्थों में जो कार्बन उत्सर्जन होता है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही। तो सरकार का मकसद है इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। तो उसके लिए ही यह फैम योजना शुरू की गई है। भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है 2030 तक हरित गृह, यानी कि लगभग 2030 तक पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से संचालित करने का यह है भारत सरकार का लक्ष्य। उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, फैम, FAME। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का प्रथम चरण 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2019 तक था। इस योजना का जो द्वितीय चरण शुरू हुआ है, यह द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक रहेगा। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। किस देश ने कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन बना ली है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने कोरोना के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई? ऑप्शन है भारत, रूस, अमेरिका, चीन। तो यह किस देश के द्वारा ऐसा किया गया? तो यह किया गया है अमेरिका के द्वारा। यानी कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं, इनका दावा है इन्होंने कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन बना ली है। और अमेरिका के इस समय के जो वर्तमान में राष्ट्रपति पता ही है कौन है, जो बाइडेन है। और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं ये हैं कमला हैरिस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। उसके साथ ही साथ अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, और दूसरा वो भी अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं। अश्वेत से मतलब है गैर अंग्रेज, यानी कि वो एक अंग्रेज नहीं है, इस तरह। अब इनको बनाने का मकसद क्या है? तो देखिए, जो भी नेता वगैरह, जो भी राजनीति होते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक कारण होता है। तो अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनाने का मकसद यही है। जैसे कि आपने देखा हो हर जगह भेदभाव किया जाता है, कहीं पर जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो कहीं पर रंग के आधार पर भी भेदभाव होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये चीज़ आज के समय में, ये गांधी जी के समय पे देखिए, जिस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका पढ़ने के लिए गए थे, तो आपने देखा होगा गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था इसी रंग के आधार पर। वहाँ जैसे कि हम जैसे भारतीय किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पर जो अंग्रेज होंगे उन्हें सफ़ेद यानी कि वाइट कहा जाएगा और हमें ब्लैक या काला ही कहा जाएगा। तो जैसे कि अंग्रेज उस समय पे गांधी जी ट्रेन में बैठ रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने गांधी जी को ट्रेन के गेट से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। ये कहकर के मतलब इसमें ये अश्वेत यानी कि काले लोग इसमें एंटर नहीं कर सकते। इसीलिए गांधी जी ने वहाँ पर इसी चीज़ के लिए वहाँ पर पहली बार अपना सत्याग्रह शुरू किया था। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में ही किया था। यही भेदभाव हर साल होता रहता है, हर देशों में लगभग जहाँ भी अंग्रेज हैं वहाँ ये भेदभाव होता है। इसी भेदभाव को कम करने के लिए तो अमेरिका सरकार ने पहली बार किसी अश्वेत महिला को उपराष्ट्रपति पद देने का ऐलान इसीलिए किया था, और इसीलिए पहली बार अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनाई गई। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।